हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको आप और हम आज के दिन में रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। इस कंपनी का नाम पहले हुआ करता था रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी के द्वारा जीएसएम सर्विस शुरू किया गया था 31 जुलाई 2002 को, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड किया था। हालांकि 2002 में जब इस कंपनी के द्वारा सर्विस लॉन्च किया गया था, तब इंडिया में 3 ही या फिर 4 ही कंपनी हुआ करता था। एक था गवर्नमेंट की कंपनी बीएसएनएल, जिसको उस जमाने में सेल वन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद था एयरटेल, वोडाफोन नहीं था तब था हच, और था रिलायंस। अब दोस्तों, रिलायंस उस टाइम पर भी 2 तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता था। एक था सीडीएमए, दूसरा था जीएसएम। अब दोस्तों, सीडीएमए आज शायद आप लोगों को उतना ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि सीडीएमए किसी एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया था इंडियन मार्केट में। हालांकि सीडीएमए टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और उसके लिए अलग तरीके की लाइसेंस भी लगता था, और उस टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा कस्टमर को एक साथ कॉल भी नहीं करवाया जा सकता था। तो कुछ एक ग्लिच था उस टेक्नोलॉजी में, इसीलिए सीडीएमए टेक्नोलॉजी को आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, और आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ जीएसएम टेक्नोलॉजी के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है, या फिर आगे भी फोकस ही किया जाएगा। अब दोस्तों, 2002 में जब रिलायंस के द्वारा जीएसएम सर्विस शुरू किया गया था, तब उनके प्रोडक्ट का नाम था स्मार्ट, मतलब रिलायंस स्मार्ट। और उस टाइम पर कॉल करने के लिए अगर मैं किसी को कॉल करूं तो 5 रुपये 20 पैसा देना पड़ता था, और जब कोई मुझे कॉल करता है तब भी मेरे से 5 रुपये 20 पैसा कट लिया जाता था। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने जमाने पुराने की बात मैं कर रहा हूं। अब दोस्तों, इसी को चलते हुए रिलायंस अपने आप को इम्प्रूव करते गए, और आहिस्ता आहिस्ता अपना जितना सारा नेटवर्क है उसको भी बढ़ाता गया। अब दोस्तों, नेटवर्क बढ़ाने की काम सिर्फ रिलायंस ने किया ऐसा नहीं है। उस जमाने में हच, एयरटेल ने भी अपने नेटवर्क को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दिया था, और 2005 आते आते ऑलमोस्ट जो भी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का टाउन है वहां पर अपना नेटवर्क विस्तार कर चुके थे। हालांकि ऑन द ट्रांजिट में नेटवर्क फुलफिल तब भी नहीं था, लेकिन दोस्तों उस टाइम आते आते जो 5 रुपये 20 पैसे वाली बात थी वो कम हो गया, और एक टाइम पर आकर वो आउटगोइंग के लिए सिर्फ कॉल चार्ज हुआ करता था, इनकमिंग फ्री हो गया था। अब दोस्तों, बात करते हैं टेलीकॉम में कंपटीशन के बारे में। तो दोस्तों, उस टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हुआ करता था टेलीकॉम नेटवर्क के प्रोवाइडरों के बीच में। एयरटेल ले लीजिए, हच ले लीजिए, या फिर जीएसएम रिलायंस वाला ले लीजिए, इन सभी के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हुआ करता था, और इस कंपटीशन को अचानक रिलायंस जीएसएम के द्वारा बीट कर दिया गया, बहुत ही ज़्यादा फासले से। मतलब एक बार रिलायंस जीएसएम के द्वारा एक नया स्कीम लाया गया, जिसमें 999 रुपये का एक वाउचर के ऊपर 250 रुपये का अगर आप रिचार्ज कर देते हो तो लाइफ टाइम, मतलब तब एक कॉन्सेप्ट था कि लाइफ टाइम वाला, लाइफ टाइम के लिए आपको कॉल करने की आज़ादी मिल जाएगा दूसरे नेटवर्क पर 19 पैसे में। और उस जमाने में ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता था, और अगर किसी के पास सेम नेटवर्क है तो उनके लिए 9 पैसा लगता था। तो आप लोग समझ सकते हो कि 30 पैसे 35 पैसे से अचानक से 9 पैसा और 19 पैसे में अगर कोई बंदा कॉल कर सकता है तो उनके लिए यह कितना बड़ा चीज था। और इसको काउंटर कर नहीं पाया कोई भी नेटवर्क, ना ही एयरटेल, ना ही तब का हच, और ना ही बीएसएनएल। अब दोस्तों, ये तो गया रिलायंस को सबसे ज्यादा हाइप देने वाली बात, लेकिन इस चीज को रिलायंस ज्यादा दिन तक पचा नहीं पाया। हुआ क्या था, तो नेटवर्क इशू आ गया। मतलब इस ऑफर के चलते बहुत ही ज़्यादा लोग रिलायंस में स्विच करने लगे, और स्विच करते हुए इतना ज़्यादा कस्टमर बेस हो गया कि उनके जो नेटवर्क कैपेसिटी था उससे भी ज़्यादा। मतलब अगर आप कॉल करने जाओ तो 20 मिनट 30 मिनट के बाद कोई अगर एक कॉल लगता था तो लगता था, और वो भी कितना देर तक आप कंटिन्यू हो पाएगा ऐसा भी कोई सिचुएशन नहीं था। और दोस्तों, ये नेटवर्क ग्लिच के बारे में इतना ज़्यादा मैं कैसे जानता हूँ, शायद आप लोगों के मन में ये सवाल भी आएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात कह दूं कि मैं भी एक पार्ट था रिलायंस जीएसएम सर्विस का। मतलब मैंने रिलायंस जीएसएम सर्विस का सर्विस प्रोवाइडर था अपने इलाके में, तो इसीलिए वो चीज़ मैं सबसे अच्छे तरीके से जानता हूं।
अब दोस्तों ऐसा भी हालत हुआ था किसी किसी सर्विस प्रोवाइडरों के पास जहां पर पुलिस बिठाना पड़ा था। मैं एक लाइटर नोट पर बोल रहा हूं कि पुलिस भी बिठाना पड़ा था ताकि जो लोगों ने कनेक्शन लिए थे उन लोगों के द्वारा कोई भी हमला ना हो उनकी शॉप पर या फिर उनके जो सर्विस देने वाली ऑफिस है वहां पर। और वो ही वाइटल पॉइंट था जिस टाइम के बाद से रिलायंस में आहिस्ता आहिस्ता डाउनग्रेड होना चालू हो गया। अब दोस्तों ये सिचुएशन आने से पहले ही मतलब 2005-6 में ही दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो गया था और टेलीकॉम सेक्टर की बिजनेस पूरी तरीके से अनिल अंबानी जी के पास आ गया। अब दोस्तों अनिल अंबानी जी के पास उस जमाने में जो जो कारोबार आया था वो पूरी तरीके से फैसिनेटेड ओरिएंट था, मतलब वो सारे कारोबार लाइमलाइट में चलने वाला था। लेकिन वहीं पर मुकेश अंबानी जी के पास पेट्रोकेमिकल और गारमेंट्स वाला जो कारोबार था वो ही एकमात्र था। अब दोस्तों आज के दिन का हालत अब सभी को पता है कि रिलायंस जीएसएम जो कि आज के दिन में आरकॉम के नाम से जाना जाता है, यह 2019 में बैंकरप्सी फाइल कर दिए हैं। अब दोस्तों 2008 से 2019 के बीच में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट या फिर इवेंट हुआ था जो कि जानकर आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। अब दोस्तों इसके बाद के जमाने में और भी ज्यादा कंपटीशन इंडिया में देखने को मिला। किसी एक टाइम पर इंडिया में 1 दर्जन से भी ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर हुआ करता था, लेकिन वो सारी ऑपरेटर या फिर ज्यादातर ऑपरेटर के पास अपना खुद का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो इसी के चलते उन सारे कंपनी के द्वारा ज्यादा दिन सस्टेन नहीं किया जा सका और आहिस्ता आहिस्ता उन सारे कंपनी ने बंद कर दिया। अब दोस्तों एक कंपनी रसिया से आया था जिसको हम लोग एमटीएस के नाम से जानते थे। तो उस कंपनी ने इंडिया में सैम सिस्टमर के साथ हाथ मिलाकर इंडिया में बिजनेस करने के लिए आया था। तो सैम सिस्टमर और आरकॉम ने मर्जर कर लिया। इसके बाद सैम सिस्टमर के जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे या फिर बिजनेस था सभी आरकॉम के साथ अटैच हो गया और आरकॉम को सैम सिस्टमर के जितने सारे लोन थे उसको प्रोवाइड करने के बाद सैम सिस्टमर को 10% स्टेक अपने मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन में देना पड़ा। दोस्तों ये सारी चीज होने के बाद भी रिलायंस कम्युनिकेशन किसी तरीके से अपने आप को सरवाइव कर रहा था। अब दोस्तों आया 4G का जमाना। इस जमाने में रिलायंस ने जो 4G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए चाइनीज फार्मों के साथ अपना टाई अप किया। यहाँ पर मैं ZTE की बात कर रहा हूँ। ZTE के इक्विपमेंट्स लगाकर रिलायंस अपना नेटवर्क को ग्रो करता गया। लेकिन ये जो सारी ZTE के इक्विपमेंट्स लगाते थे रिलायंस, वो सारी ZTE के इक्विपमेंट्स के लिए जो पैसा लगता था वो भी चाइनीज बैंक से ही बोरो किया गया था, जिसके चलते रिलायंस के ऊपर एक केस किया गया था ब्रिटेन की अदालत में। ये शायद आप सभी को पता है। इसके बाद ZTE के साथ भी रिलायंस का जो रिलेशन था वो खत्म हो गया और जो पहले से ही रिलायंस को अपना इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता था एरिक्सन, उनके साथ भी बहुत ही खराब सिचुएशन या फिर रिलेशन तैयार हो गया रिलायंस का। तो एरिक्सन ने भी रिलायंस के ऊपर सू कर दिया। एरिक्सन को भी पैसा देना पड़ा और इस पैसे देने के लिए मुकेश अंबानी जी से उधार लेना पड़ा। आप सबको ये सारी बातें पता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराना बात नहीं है। अब दोस्तों मैं एक वाइटल बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शायद आप लोगों ने ये चीज नोटिस किए होंगे कि जब जियो लॉन्च हुआ था या फिर जियो लॉन्च होने की बात आया था, उसी टाइम से रिलायंस अपना जो बिजनेस है मतलब कम्युनिकेशन वाला बिजनेस है इसको समेटने की ओर काम करना चालू कर दिया था। शायद ये चीज आप लोग नोटिस किए होंगे। क्या ये काम इसीलिए किया गया था ताकि जियो को कुछ अलग तरीके की बेनिफिट मिले? मतलब जियो जब इंडिया में लॉन्च करे तब उनको एक बहुत बड़ा कंपटीटर ना मिले। क्या ये चीज होने वाला था जो कि आगे चल के जो नो कंपटीशन वाला जो लॉ था वो भी ब्रेक कर दिया गया और दोनों भाई शायद आगे आने वाले समय में मिल भी जाएंगे। ऐसा ही माहौल तो बन ही रहा है। लगता तो यही है कि जियो के द्वारा शायद आरकॉम के जितने सारे एसेट्स अभी भी बचे हुए हैं उन सभी को एक्वायर कर लिया जाए। खैर ऐसा लग रहा है, होता है क्या नहीं ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। तो दोस्तों यही था कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ इनमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले पता नहीं था और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।